Students, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes मेरठ। स्टूडेंट्स, क्या आप अपने केवीएस के इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कॉल आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऐसा है तो इस टाइम को आपको कुछ करना है, इस्तेमाल करना है। मन में ऐसे-ऐसे हो रहा है ना कि अगर कॉल आ गया तो एकदम से तैयारी कैसे करेंगे? तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? क्या आप केवल यूट्यूब वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? या आपको ऐसा फीलिंग हो रही है कि कुछ सटीक और कुछ सही तरीके से चीज़ें आपको करनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है। कुछ एक ऐसे वीडियोज़ मैं लेकर आने वाली हूँ जिसमें आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है 110 मार्क्स पे, 115 मार्क्स पे, 120 मार्क्स पे कि उनके पास कॉल लेटर आने वाला है या नहीं आने वाला है। चाहे वो पीआरटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीजीटी के हैं या पीजीटी के हैं, है ना? तो बेसिकली करना क्या है? ये जब तक कॉल लेटर नहीं आता है, जब तक रिवाइज़ आंसर शीट नहीं आती है या नॉर्मलाइज़ेशन जो भी होना है वो नहीं होता है, आपके हाथ में कुछ कंक्रीट नहीं आ जाता है, तब तक आप क्या यूँ ही बैठे रहेंगे या एक सटीक वाली कुछ चीज़ करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अ, कैसे करेंगे इस समय का बेस्ट यूज़? तो फिलहाल एक काम जो ना बहुत समय लगाता है और करना ही होता है, हम ना उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो कुछ बहुत सारी और यूज़फुल सी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। स्टूडेंट्स, अ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहाँ जो डेमो टीचिंग करने वाले हैं, बाकी तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, स्पोकन इंग्लिश पे कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा काम कर रहे होंगे। पर ये जो मेजर सेशन है और जो 50% मार्क्स हैं इंटरव्यू के, वो इस चीज़ के हैं कि डेमो टीचिंग आपको करनी है। और डेमो टीचिंग के लिए आप सब्जेक्ट और टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे होंगे और इस वक़्त बहुत सारे यूट्यूब में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको आप देखकर कुछ एक्साइट भी हो रहे होंगे कि ये वाला लेसन अच्छा है या ये अच्छा है। तो पॉइंट इज़ कि आपको अपने लिए जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है, उसको सिलेक्ट कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन्स बनते हैं। 2 क्वेश्चन्स ये बनते हैं कि आप क्या सभी सब्जेक्ट्स के कुछ-कुछ लेसन्स सिलेक्ट करेंगे? या आपको कोई एक सब्जेक्ट का कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है और उस पे डेमो प्रिपेयर करना है? तो हम हर तरह की बात करेंगे। पहले ये 2 बातें हैं, दोनों को सीरियल ऑर्डर में करते हैं। पहली बात, स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको अगर ये मौका मिल जाता है कि आप अपना कोई सब्जेक्ट, अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट और उसका बेस्ट जो भी आपको टॉपिक लगता है, आप वो टीच कीजिए। ऐसा कहते हुए एग्ज़ामिनर बहुत कंफर्टेबल होता है और इतने सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद किस चीज़ का कौन-सा टॉपिक पढ़ाएँ, फिर आपसे कुछ सुने कि ये सर कुछ और पढ़वा लीजिए। तो वो उससे जो देखना होता है, वो किसी चीज़ में भी देख सकता है। तो मेजर केसेस में ये चीज़ वो आपको अलाउ कर देगा। रादर खुद ही अगर कहते हैं वो कि सर आपने क्वालिफ़िकेशंस तो आपकी हैं उनके पास, तो आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो कौन-सा है? आप कहते हैं कि मैंने पीसीएम बीएससी किया है, पीसीएम है मेरा, तो मैथ्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। तो अगर आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो सर मैथ्स में कोई भी टॉपिक लेकर आप इसको टीच कर दीजिए रिलेटेड टू क्लासेस 1st टू 5th। अगर आपको ये चांस मिल जाता है, तो आपको अपने पास कुछ ऐसे दमदार वाले लेक्चर्स होने चाहिए, इतने बढ़िया से प्रिपेयर्ड डेमो लेसन्स होने चाहिए कि वो लेने के बाद वो आपको कोई भी आपको नो नहीं बोल सके, है ना? तो अगर चांस मिलता है इस तरह का, तो उसको आपको 100% इस्तेमाल करना है। तो आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो किस हिसाब से करें? स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो 12th वाले हैं, प्लस 2 वाले हैं, उसके बाद डीएलएड करके फिर आए हैं, तो आई बिलीव ये हाँ, बेसिकली जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस है, 12th वाला तो नहीं होता है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, अगर वो हिंदी में आपने कुछ किया है, एमए हिंदी की हुई है या आप इंग्लिश का कुछ आपका है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए वो वाला रहना चाहिए, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है या जिसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो पहले आपका अपना जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज़ है, वो आप लेंगे तो बेटर रहेगा। अब कुछ लोग किस तरह से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट तो मैथ्स और साइंस है, मैथ्स और ईवीएस है, लेकिन हिंदी में जो पोएम्स पढ़ानी है ना, ये बड़ा अच्छी लगती हैं पढ़ाते हुए, तो उनको हम ले रहे हैं।
प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि हिंदी इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी ईज़ी सब्जेक्ट, तो उसको बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो वेटेज इस चीज़ की भी होती है वहाँ पर कि एक ही पोएम वो दिन में 6 बार सुन चुके हैं और 6 बार सुनने के बाद आप भी वही पोएम लेकर आ गए हैं और आपका जो क्वालिफ़िकेशंस है या एक्सपर्टाइज़ है, वो है मैथ्स में या साइंस में और आप पढ़ा रहे हैं वहाँ हिंदी। तो वो आपको मार्क्स देना आपको पढ़ाना अच्छा भी पढ़ाएँगे, तो भी वो कहीं न जो इम्प्रेशन है वो खराब जाएगा। क्यों जाएगा? भई सबसे हिंदी थोड़ी ना पढ़वानी है। उन्हें हर सब्जेक्ट के टीचर्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एक्सपर्ट चाहिए। तो पीसीएम बैकग्राउंड होने के बाद आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, दैट वोंट बी ओके। पीसीएम बैकग्राउंड होने के बाद आप इंग्लिश को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओके। आप हिंदी पढ़ाने के बाद मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, वो एडवांटेजेस होगा। लेकिन ये उल्टा जो कॉम्बो है, हाँ, हिंदी भी आप पढ़ा सकते हैं, मैथ्स और साइंस तो पढ़ा ही सकते हैं, हिंदी भी पढ़ा सकते हैं, तो वो बढ़िया बात है। लेकिन जो वाइसा वर्सा है वो सही नहीं है, ठीक है? सो पॉइंट ये कि विषय का चयन आप कैसे करेंगे? आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है ना? मैथ्स आप बैकग्राउंड रहे है, साइंस बैकग्राउंड है, हिंदी या इंग्लिश में कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं जो आपने वहाँ मेंशन की हुई हैं, उसके बेसिस पर आपको सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। दूसरे लोगों को देखकर कि वो इस ये टॉपिक वो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो आप नहीं करेंगे, वो चीज़ें सही नहीं जाएँगी, ठीक है? दैट इज़ वन थिंग। नंबर 2 अच्छा इसमें भी तो आपने हो गया, आपने मैथ्स आपका सब्जेक्ट है या साइंस है तो ईवीएस है, इसके अलावा हिंदी है या इंग्लिश है। यही 4 सब्जेक्ट्स आपको पता है पीआरटी में होते हैं, तो इन 4 में से आपको कोई पढ़ाना है। अच्छा, तो कितने लेक्चर्स तैयार करने हैं? स्टूडेंट्स मैथ्स के जो फर्स्ट टू फिफ्थ में मैथ्स है, वो बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, लेटर लेवल पे थोड़ा बहुत डेसिमल इंट्रोड्यूस होना। तो अगर आपने बुक्स को सीरियसली उसे देखा है, ढंग से देखा है, तो आप देखेंगे कि जो एडिशन है, वो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत छोटे-छोटे से हैं, हल्के-हल्के से हैं, स्मॉलर, बिगर, है ना? ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैथ्स को ओवरऑल फर्स्ट टू फिफ्थ के मैथ्स को अगर आप लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं और टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं, तो टॉपिक्स कितने हुए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेज़रमेंट एक टॉपिक हो गया। देन इसके अलावा एंगल्स हैं या शेप्स हैं, हल्की-फुल्की जो शेप्स आपको आपको इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो इन ऑल आपको 10 से 12 लेक्चर्स ही मिलेंगे ऐसे, जिसमें आप टॉपिक को प्रॉपर तरीके से उठा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक्स हैं, सेकंड में कौन से टॉपिक हैं, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप बुक को बहुत बार पलटेंगे, डेमो लेक्चर्स तैयार करने के हिसाब से। तो अगर वो कहें कि क्लास थर्ड का कोई टॉपिक लीजिए, क्लास थर्ड के मैथ्स का कोई टॉपिक ले लीजिए क्योंकि मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड क्लास के मैथ्स में क्या आता है, क्या नहीं आता है, आप वो टॉपिक ले लेंगे और थर्ड क्लास के मैथ्स में भी एडिशन होगा पक्का, सब्ट्रैक्शन होगा, पर उसका जो लेवल है वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ वन थिंग। तो मैथ्स के कितने लेसन तैयार करने हैं? अंदाज़ा 10 से 12 जो लेक्चर्स हैं, इसके बारे में सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर वो फ्रैक्शन पढ़ाने को कहें तो आपको पता हो, पर इसमें से एट लीस्ट कम से कम 2 टॉपिक्स ऐसे हों, जिन पर आपका बहुत ही बढ़िया डेमो तैयार है। ठीक है? दैट इज़ वन थिंग। इसी तरह से आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसमें ईवीएस को 6 थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस की बुक्स नहीं हैं और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो ईवीएस है, वो 6 थीम्स में डिवाइडेड है। अगर इसमें भी आप टॉपिक्स को लेते हो, जो टॉपिक्स क्लास में इस तरह से पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ईवीएस के टॉपिक्स में बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड है, ट्रैवल वगैरह और डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों तरह से पढ़ाया जाना है। तो अगर आप ओवरऑल लेसन्स लोगे तो आपको 10 से 12 ही प्रॉपर टॉपिक्स उठेंगे, जिसमें से आप चीज़ों को कर सकते हैं और वो भी थर्ड के कौन से हैं, फोर्थ के कैसे हैं, फिफ्थ के कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन द सेम थिंग 2 कम से कम 2 टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हों। अब बहुत बढ़िया प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, मैं लास्ट में बता के ज़रूर जाऊँगी। तो 2 टॉपिक्स तो बहुत बढ़िया से प्रिपेयर हों और इसके अलावा 10 से 12 के बारे में आइडिया हो। आइडिया का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी, हमने पढ़ लिए हैं। आपको भई एक रजिस्टर लेना है और 10 से 12 लेसन्स का लेसन प्लान तो बनाना ही है। लेसन प्लान मतलब आपको वहाँ जाके वो बीएड वाला लेसन प्लान नहीं बनाना है, यहाँ 8 से 10 मिनट का ही लेक्चर होना है। अब शुरुआत कैसे करेंगे? और उन क्वेश्चन्स को लिख लीजिएगा
क्योंकि फिलहाल मैं जो देख रही हूँ, जो क्लासेस चल रही हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर डेमो की, उसमें हो यही रहा है कि स्टूडेंट्स ने ऐसे आइडिया ले लिया कि हम इसे ऐसे-ऐसे पढ़ाएँगे। फिर एट द उस पर्टिकुलर टाइम पर जब टी स्टूडेंट उस चीज़ को, जो हमारे पीपल टीचर्स हैं, वो जो टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं, तो वहीं फँस जाते हैं कि इस चीज़ को स्टूडेंट से निकलवाएँगे कैसे? नहीं निकल कर आ पा रहा है, या बहुत वेग जा रहा है, या लेसन में नेचुरलनेस नहीं है, स्मूथ नहीं है। जैसा हम सोच रहे थे, ये वैसा नहीं गया। तो ये इसलिए नहीं गया कि आपने उस चीज़ को बस मन-मन में सोच लिया है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसे प्रॉपर्ली लिखा नहीं है। और केवल लिखने पे भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मैं इनकी बात कर रही हूँ जो बेसिकली क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। वो लोग जो घर पर रहकर इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मिरर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, या आजकल कैमराज़ से आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालाँकि ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया, पर ये इम्पोर्टेंट है ही है कि आप अपने लेसन को प्लान करेंगे, आप उसको टीच करके देखेंगे कैमरा के सामने या मिरर के सामने, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। आपको यहाँ फीडबैक वाला सेशन थोड़ा-सा मिसिंग है, लेकिन आप जो आस-पास अगर बच्चे हैं या कोई और लोग हैं या आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, तो आप उसको दिखा के आपको आपके इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं। अगर आप कैमरे से अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो एकदम से आपको ही पता चल जाएँगे कि मेरा लेक्चर कैसा जा रहा है। क्या मैं वहाँ पर लेक्चर देते हुए बहुत स्पीडली बात कर रही थी, या मैं बोर्ड की तरफ जब लिख रही थी, तो उस समय क्लास में कुछ भी नहीं हो रहा था। 1 मिनट तक मैंने वो डेट-वेट लिखी और वो डायग्राम वगैरह बनाती रही और उस वक़्त क्लास में बिल्कुल शांति थी। अगर ऐसी चीज़ें आपके लेक्चर में आ रही हैं, स्टूडेंट्स, 8 से 10 मिनट जो लेक्चर हमें वहाँ देना होता है, डेमो टीचिंग जो देनी होती है, वहाँ पे सिंगल मोमेंट पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में साइलेंस है। साइलेंस डिज़ायरेबल होना कि आपने क्वेश्चन पूछा और पॉज़ दिया, फिर बच्चों का आंसर देने का वेट कर रहे हैं, तो वो जो साइलेंस है वो डिज़ायरेबल होती है, लेकिन आप बोर्ड पर लगे पड़े हैं, कुछ-कुछ काम कर रहे हैं, इतने देर में बच्चे आपको देख रहे हैं लिखते हुए, ये जो साइलेंस है डिज़ायरेबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कहाँ आपको स्ट्रेस दे के बात कहनी थी, आपने नहीं की है क नहीं कही, और कहाँ आप स्पीडली, आपको नहीं कहना था, समझा-समझा के कहना था, आपने नहीं कहा, और कहाँ आप बहुत ही स्लो हो गए हो। ये सारी बातें आपको अपने लेक्चर को जब आप रिकॉर्ड करके पढ़ेंगे, देखेंगे बेसिकली रिकॉर्ड करके, तो आपको खुद समझ में आएगी। बाकी बहुत अच्छा है अगर आप कहीं पे, ऑनलाइन क्लासेस तो हो नहीं सकती हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ पर भी ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का होना बहुत मस्ट है ना? प्लान, टीच, फीडबैक, और उसके बाद क्या-क्या करना है? रीप्लान करना है। एक ही टॉपिक जो आपने पढ़ाया था, ऐसा हो ही नहीं सकता उसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हो, उसमें कुछ फीडबैक लेनी नहीं हो, 100% होता है। बढ़िया से बढ़िया टीचर को भी फीडबैक की ज़रूरत होती है, और आप लोग तो इनिशियल स्टेजेस पे होंगे। तो रीप्लान किया आपने लेसन को, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने इसे रीटीच किया, ठीक है? रीटीच किया, और उसके बाद री-फीडबैक। यहाँ पे मैं री-फीडबैक को छोटा-सा लिख रही हूँ। बेसिकली 6 स्टेप्स हैं ये। One is planning, second is teaching, third is feedback, fourth is replanning, fifth is reteaching and sixth is re-feedback. आपको बीएड का माइक्रो टीचिंग सेशन याद आ गया होगा। वो भी 5 से 6 मिनट की टीचिंग होती थी, और यहाँ पे ये डेमो टीचिंग है। कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर फिलहाल आपको करना यही है। अच्छा, ये जो एक साइकिल हुआ, जिसमें आपने एक लेसन को प्लान करके टीच किया, फीडबैक आपको मिली, आप रीप्लान कर रहे हो, फिर रीटीच कर रहे हो, फिर री-फीडबैक ले रहे हो, ये केवल एक साइकिल है। बहुत ही बढ़िया टीचर्स जो बनने वाले होते हैं, या टीचिंग जिनके लिए जिनका पैशन होता है, वो ही केवल एक जो साइकिल है, उसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं, उनमें उनके लेक्चर्स इंप्रूव हो जाते हैं। हार्डली 1 से 2% स्टूडेंट ऐसा होगा, जिसको एक इसमें चीज़ें परफेक्ट हो जाएँगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कम से कम 2 ऐसे साइकिल, और ज़्यादा की तो कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि वो जो बीएड में 40 दिन लेसन प्लान एक्चुअल क्लासरूम में डिलीवर करने होते थे, वो मिनिमम चीज़ थी टीचिंग को सिखाने के लिए। तो 40 लेसन प्लान्स आर टू बी डिलीवर्ड अ, इन ड्यूरिंग बीएड सेशन, और जब से बीएड 2 साल का हुआ है, तब से 40 प्लस 40, एक्चुअली तो वो इतने लेसन प्लान्स हैं जो आप करने के बाद टीचिंग करना सीखते हैं। सो आप फ़ील कर रहे होंगे कि सही मायने में इस चीज़ को करना अपने आप में एक टिपिकल काम होता है। ऑनलाइन क्लासेस से डेमो टीचिंग पॉसिबल नहीं है, और प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा, टीचिंग इज़ बेसिकली डूइंग द थिंग्स।
तो किसी को ऐसे टीच करता हुआ देखकर कि ये बढ़िया टीचर है, इनको टीचिंग करता हुआ देखकर हम भी ऐसे टीच कर लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी को बढ़िया-सा गिटार बजाते हुए देखकर आप लोगों को गिटार बजाना नहीं आ जाता, गिटार बजाना सीखने के लिए आपको खुद उसे लेकर हाथ में ट्राई करना होता है। तो डेमो टीचिंग करने से ही आएगी और करोगे, फीडबैक मिलेगी, फिर करोगे, फिर फीडबैक मिलेगी, फिर करोगे, फिर फीडबैक मिलेगी। जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और इसकी इस बार प्रॉपर वेटेज है। ठीक है? मेरा जो यहाँ पॉइंट था, आज का जो लेक्चर था, वो उस चीज़ के लिए था कि आपको मैथ्स के सभी टॉपिक्स जो भी इसमें बनते हैं, 10 से 12 ही बनेंगे आप देखिएगा और ईवीएस के 10 से 12 टॉपिक्स और उनमें से कम 2 टॉपिक्स ऐसे प्रिपेयर होने चाहिए कि अगर आपको अपने मन से टॉपिक प्रिपेयर करने को कह दिया, फिर आपका लेक्चर में 0.1% भी ड्रॉबैक नहीं हो सकती और इनको तैयार करने में भी आपको 4 बार कम से कम टीच करके और फीडबैक करके फिर इसको करना पड़ेगा। ये मैं कम से कम 4 बार बोल रही हूँ। ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, क्या हम हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ सकते हैं? जो पीसीएम वाले हैं, क्या वो हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ सकते हैं? या जो हिंदी और इंग्लिश वाले हैं, वो क्या मैथ्स और ईवीएस को छोड़ सकते हैं? नहीं। आप पीआरटी के टीचर बन रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाना आना चाहिए, आपके बेसिक लेवल पे सभी सब्जेक्ट्स रहे हैं, तो मैथ्स और ईवीएस के लेक्चर्स के अलावा आपको हिंदी के अब 1st टू 5th में हिंदी की सब में पोएम्स हैं, अब कितना आप कर सकते हैं उसकी बात है। बेसिकली कम से कम 2 कविताएँ, 2 पोएम्स और 1 स्टोरी एंड 1 स्टोरी फ्रॉम ईच क्लास। कितनी हो गई ये? 3 क्लासेस कितनी है? 1st टू 5th तक 5 क्लासेस हैं। तो बेसिकली 15 ये लेक्चर्स। इसी तरह से इंग्लिश में भी 2 पोएम्स, 1 स्टोरी 1 क्लास में से प्लस अ, ये 5 क्लासेस में जब करेंगे तो ये भी जो लेक्चर्स हो जाएँगे वो 15 हो जाएँगे। तो ये जो काम है स्टूडेंट्स 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 50 लेसन प्लान्स को प्रिपेयर करना और उन्हें एक बार देकर देखना, उसके बाद उसे थोड़ा इम्प्रूव करना और उसमें से 4 लेसन प्लान या इनका भी एक-एक ले लो अगर वो हिंदी पढ़ाने के लिए कहें, तो एक-एक लेसन प्लान इनका बहुत बढ़िया तैयार हो 2, 4, 5, 6, 6 जो लेक्चर्स हैं वो इतने परफेक्टली तैयार हो और बाकी जो 50 हैं उनका आइडिया हो, ये काम करने के लिए जो समय लगेगा, आप बताइए कितना लगेगा? एक लेसन प्लान अगर आप ढंग से तैयार करने बैठोगे, तो उसका समय नोट कर लीजिएगा। 8 मिनट का लेसन प्लान करने के लिए या 10 मिनट का भी लेसन प्लान करने के लिए आपको जो सोचना पड़ता है, इंटेंस जो सोच होती है मतलब अब मैं क्या बताऊँ आपको 2 से 8 घंटे तक भी बहुत आराम से लग जाते हैं कई बार, जब आपको वो बेस्ट तरीके से बहुत सारी थॉट्स आती हैं, फिर जाके एक अच्छा लेसन प्लान बन पाता है, जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए परफेक्ट तरीके से पढ़ा पाते हैं। ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि 1 दिन में आप लगे रहते हैं, तो 2 लेसन प्लान जाके बनते हैं। ये हम 50 की बात कर रहे हैं, 25 लेसन प्लान्स और अभी इसमें डिलीवर करना, वापस आना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो वो लोग जो इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा और इस वक़्त हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये वो काम है जो आप एनसीईआरटी की बुक्स लेकर या प्ले स्टोर से ई पाठशाला ऐप डाउनलोड कर एनसीईआरटी की बुक्स को देख सकते हैं। आई बिलीव आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। इतना ये सब तो आप कर ही रहे होंगे अगर आप इसकी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद आप ये काम एक रजिस्टर में करना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन चीज़ों की आप पूछोगे कि अगर कॉल नहीं आया तो हमारी जो ये तैयारी है वो वेस्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये तैयारी आपको बीएड में ही करनी थी और अब जो एनईपी आया है उसके हिसाब से इंटरव्यू है वो हर जगह के लिए ज़रूरी हो गया है। टीचिंग की कोई भी जॉब विदाउट इंटरव्यू नहीं है। अभी फिलहाल डीएसएसबी की जो वैकेंसीज़ आ जाएँगी आपको पता है आने वाली हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं या हर टीचिंग वैकेंसीज़ में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन नहीं है। तो ये जो चीज़ें अगर आप अपने लिए कर पाते हैं, करते हैं, तो ये कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। सारी ज़िंदगी भर की पढ़ाई एक तरफ और पढ़ाया कैसे जाता है, ये करना एक तरफ होता है ना? और केवीएस इंटरव्यू या केवीएस की जो जॉब्स हैं, ये आपको कहीं न कहीं मौका दे रही हैं इस चीज़ को सीखने का।
ओके, सो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको लगा हो कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लगातार कुछ वीडियोज़ लाने वाली हूँ, केवीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, तो वो मैं लगातार बताती रहूँगी। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।